हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री 11th जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ही बार कुछ चैप्टर्स जो यहाँ आए मैंने लिख दिए। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करके जाना है। ठीक, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं आपको। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये इन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे ही इन टॉपिक्स से ही आए हुए हैं। ठीक है, ज़रूर इन्हीं टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक चीज़ पढ़नी है आपको, लॉज। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे आपको करने हैं। उनकी डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो उनके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको आ सकते हैं। ठीक, एक ये आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट के जितनी भी डेफिनेशंस हैं, मोल कंसेप्ट की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी जितनी डेफिनेशंस हैं ये आपको करनी है। मोल्स निकालने आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स किस में, हाईएस्ट एटम्स किस में। तो मोल कंसेप्ट आपको पूरा करके जाना है। ठीक, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। उसके बाद आपको करना है एक चीज, स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री आपको पता है एक टॉपिक होता है, तो ये आपको करना है। इसकी डेफिनेशन तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री बेस्ड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर न्यूमेरिकल कोई आएगा तो वो भी टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको पक्का करना है टॉपिक। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपको ये देखो, स्टोइशियोमेट्री के साथ साथ मिला के लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको कर लेना है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखें। इसमें से, इस चैप्टर में से, ये जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है, इसमें से आपको बस इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी को भी रिवाइज करना है। अगर आपने पूरा साल मेहनत की है तो ऑब्वियसली आप बाकी भी रिवाइज करोगे, सारा रिवाइज करके जाओगे, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। ठीक है, अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहली चीज़ आपको करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। उसके बाद आपको करना है, रूल्स होते हैं ना, जो रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने के जो रूल होते हैं उसमें आ जाता है अफबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और एक और है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के लास्ट में सारी चीजें ये आपको करनी है। ठीक, उसके बाद देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो उसमें भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपको यहां से करने हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको एक कंसेप्ट करना है, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट। इस बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, डी ब्रॉगली कंसेप्ट करना है। और उसके बाद आपको इस चैप्टर में से ध्यान देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये आपको पता ही है क्या होता है। ये एक ऐसे डब्बा सा बना हुआ है, उस पर बहुत सारी रेडिएशंस दी हुई हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ दी हुई है। तो आपसे वहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बाकी जो ऑर्बिटल और ऑर्बिट क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको कैसे डिफाइन करते हैं, आइसोटोप आइसोबार कैसे रिवाइज करते हैं, वो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक, वो भी आप देख लेना, लेकिन ये मेन है, ये रिवाइज करना। ठीक है, उसके बाद देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको मेंडलीव से स्टार्ट करना है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो पढ़ लेना है आपने। उसके बाद आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहां से करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में सारी चीजें, जैसे
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना जो, इसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एसपीडीएफ ब्लॉक क्या होता है, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, ठीक, वो सारी चीजें, और ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, वो सब। उसके बाद आपको यहां से करना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, ये चीजें, एटॉमिक साइज और इनकी वेरिएशन, ठीक है, एटॉमिक साइज, इनकी वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते क्या होता है, ये चीजें, ठीक है। बस इतना ही आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में करना है, ठीक। और साथ में मैंने ये मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो ये 7 मार्क्स का इस बार आएगा, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा चैप्टर थे, और भी चैप्टर थे ना यहाँ, इस बार सिर्फ 9 ही चैप्टर्स हैं आपके, ठीक, तो तभी मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं इस बार, ठीक। तो ये 9 मार्क्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, देखो 9 मार्क्स का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो कुछ ही चैप्टर आप पढ़ोगे तब ही आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा। ये 7 मार्क्स का है, ये 9 मार्क्स का है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला 6 मार्क्स का है। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, इसमें से आपको किस पे ध्यान देना है, वीएससीपीआर थ्योरी पे, वीएससीपीआर थ्योरी। और ऐसा नहीं कि आपको इसके पोस्टुलेट्स रटने हैं, ऐसा नहीं, पोस्टुलेट्स नहीं रटने, वीएससीपीआर थ्योरी यूज करके मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री बताओ, मॉलिक्यूल की शेप बताओ, ठीक। तो वो चीज आपको आएगी वीएससीपीआर थ्योरी पे। देखो वीएससीपीआर थ्योरी से पहले आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देती है, तो वीएससीपीआर थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन भी कंबाइन होता है, साथ में इसके कुछ और भी चीजें होती हैं कि एक लोन पेयर होगा कैसी शेप आएगी, 2 होगा कैसी शेप आएगी, वो सारी चीजें आपको देखनी है यहाँ, ठीक है। वीएससीपीआर थ्योरी यूज करके मॉलिक्यूल्स की शेप डिटरमाइन करना आपको आना चाहिए। और दूसरी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़नी है, उनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाना आपको आना चाहिए। उसमें मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, इनकी डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक है। और यहां आपसे पूछा क्या जा सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड ऑर्डर बताना, मैग्नेटिक करैक्टर बताना, जैसे पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर होता है, वो चीज बतानी कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ N2+ पूछा जा सकता है, O2+, O2-, O22-, F-, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी है। ये दोनों थ्योरीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद देखो यहां से कुछ और भी चीजें, बेसिक चीजें, जैसे आपको मैं बताऊं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं छोटी छोटी, वो भी आपको यहां से देख लेनी है वहां से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं दोनों। हो सकता है आपको यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक। यहां से आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने भी कराए हुए हैं, वहां आप देख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। ऐसा भी पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करके शो करो कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में डबल बॉन्ड है, F में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। तो ये आपको यहां से करना है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, इसमें से आपको करना है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये आपको पढ़ना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशंस, जिसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनका, वो आपको पक्का करना है, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। उसके बाद देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल के बाद एक कंसेप्ट होता है कॉमन आयन इफेक्ट, यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट ये देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट, इसमें ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक है। और भी अरहेनीज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, वो आपने देख लेना है। और उसके बाद छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, बाकी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये छोटी छोटी आपने पढ़ी ही होंगी, वो तो आप थोड़ी थोड़ी देख लेना, लेकिन मेन ये चीजें, ठीक, ली चैटलियर प्रिंसिपल अच्छे से करना है, बाकी ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, तो आपको एक तो बैलेंसिंग आनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन की, बैलेंसिंग आपको करके जाना है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन,
ठीक। और उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप बैलेंसिंग पढ़ोगे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालोगे तभी आप बैलेंसिंग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ये तो चैप्टर ही पूरा ही हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही है इसमें, ठीक। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए और उसमें रिएक्शन दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहां से देख सकते हो कि कैसे पूछे जाते हैं। और आपको मैं एक बात बोल दूं, इस बार प्रीवियस ईयर के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा मुश्किल आएगा, ठीक है। 12th में भी पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आया था, तो आपको चीजें डिटेल में देखनी है, ठीक है। डिटेल में देखनी है, डीप कहीं से उठा के वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से बोल देंगे डिफाइन, ये वाला डिफाइन नहीं आएगा इस बार, ठीक। तो न्यूमेरिकल टाइप आएगा, डीपली रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ओवरऑल अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बेसिक डेफिनेशन सारी करनी है, बेसिक डेफिनेशंस ये सारी करनी है, ठीक है। जैसे सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वो वाला, और बेसिक एंट्रोपी क्या होती है, इंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, बाकी जो भी होता है आयनाइजेशन, इंथैल्पी, है ना, वो सारी चीजें बेसिक डेफिनेशंस सारी यहाँ करनी है इसमें। उसके बाद आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने हैं, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपको करना है, ठीक। तो 3 लॉज होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद आपको एक चीज पढ़नी है इसमें, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है, वो सारी चीजें। और यहाँ जो छोटी छोटी यहाँ बेसिक डेफिनेशंस में आप ये भी कर लेना, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वो सारी बेसिक, मतलब एक एक छोटी छोटी डेफिनेशन उनकी आपको पता होनी चाहिए। हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। और उसके बाद आपको यहाँ देखना है हेस लॉ, एक हेस लॉ करके आता है, एक हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ऐसे करके आता है, वो आपको देख लेना है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। ये आप कर लेना, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी आप देख सकते हो, ठीक। लेकिन ये आप पक्का करना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। अभी हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन हैं। तो आप ये देख लेना, इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का आएगा, रिडॉक्स 4 मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये करो, ये रिवाइज करो, देखो दोनों 9 मार्क्स के हैं, यहां से ही 18 मार्क्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां से बेसिक कंसेप्ट करोगे तो ये 4-5 ही कर लोगे, ये तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो तो ये कोशिश करो कि 70 आउट ऑफ 70 आपने लाने हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो कुछ ही चैप्टर 1, 2, 3, 4 ही करोगे, 5 ही करोगे, तब भी पास हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत देखो बड़े बड़े हैं। अभी मैं आपको जो बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी 2 चैप्टर हैं जो उनमें भी बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक। तो चलो फिर उस पर चलते हैं, इसको साफ करते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो 2 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक। ये पहला चैप्टर 11 मार्क्स का है, ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन वाला 10 मार्क्स का है। तो आप ये सोचो, अगर आप यही दोनों चैप्टर कर लोगे और साथ में आप बेसिक कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला कर लोगे, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक। अब आपको मैं बताता हूं यहां से आपको करना क्या क्या है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर पहली चीज है, नोमेनक्लेचर यहां से करना है, ठीक। नोमेनक्लेचर पक्का करना, एक बार नोमेनक्लेचर कर लिया तो नोमेनक्लेचर यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नोमेनक्लेचर वो भी यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। वहां फिर से नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपने किया ही होगा, पूरा साल आपने पढ़ा है, ठीक है। नोमेनक्लेचर पक्का करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक टॉपिक आता है यहां प्यूरिफिकेशन, ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन करके, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं, देखो आपके सिलेबस में लिखा होगा प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, आगे लिखा होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहां हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, ठीक है, सब्लिमेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे प्यूरिफिकेशन के मेथड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं कि जो एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई एलिमेंट है, सपोज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी है, कैसे पता चलता है वो चीज। अब देखो
ये जो टॉपिक है ये बहुत लोग पहले छोड़ देते थे, ठीक। पहले यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता था, अगर पूछा भी जाता था तो आर में पूछा जाता था, ठीक। और हो सकता है इस बार इसी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ प्यूरिफिकेशन आप कर लो, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस को छोड़ भी सकते हो आप, फिर भी आपके 2-3 मार्क्स छूट जाएंगे, 4 मार्क्स छूट जाएंगे, लेकिन 7-8 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक। तो ये आपको करना है नोमेनक्लेचर, और ये देख लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखो ये चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे जैसे देखो, जैसे कैटिनेशन, कैटिनेशन करके एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, के कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पढ़ते हो, ठीक। जिसमें कैटिनेशन के ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, उसमें कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी होती है, कैटिनेशन होती है, ये वो सारा कुछ, ठीक। वो आपको यहाँ देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। वो तो आपको पता है, बेसिक आपको पता होगा। अभी देखो और क्या यहाँ से आपको करना है, तो आपको यहाँ से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है, इंटरमीडिएट्स, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि यहाँ ऑर्गेनिक वाला जो है ना, ऑर्गेनिक वाला आप पूरा ही कर लो, मेहनत करके पूरा ही रिवाइज कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, देखो 11 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है वो कहीं से भी पूछ लें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल, ये 3 चीजें जो हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी एग्जाम में पूछी जाती है। पूछा जाता है कि बताओ इनकी स्टेबिलिटी, किसकी क्या स्टेबिलिटी, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये आपको करना है, ठीक। उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, और जो छोटे छोटे, मतलब अगर आप इसको शॉर्ट में पढ़ोगे तो बहुत छोटे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। उसके बाद रेजोनेंस तो यहां नहीं आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये इफेक्ट होता है एक छोटा सा, ये चीजें। और उसके बाद आपको करना है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये सारा बेसिक में आता है, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर में से, ठीक। इतना आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक। और यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक कंसेप्ट होता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये 10th में आपने पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ये आपको इतना इस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो ये टॉपिक आप ये वाला छोड़ सकते हो, आइडेंटिफिकेशन वाला, लेकिन बाकी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इसके, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको देखनी है, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं 1-1 मार्क्स की, ठीक। ये आपको यहां से करना है। अब देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के होते हैं 3 पार्ट जो आपके सिलेबस में, एक है एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स, एक है हमारा एल्कीन्स, और एक है हमारा एल्काइंस, ठीक। ये अब आपको मैं बताता हूं यहां से क्या क्या करना है। तो एल्केन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ये आपके सिलेबस में यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये एल्केन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एल्केन्स की, जैसे यहां आ जाता है पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस आ जाता है, ठीक। अच्छा, और देखो और क्या आ जाता है यहां, पायरोलिसिस, हैलोजिनेशन, ठीक है, पायरोलिसिस हो गया, हैलोजिनेशन हो गया, ठीक। ये चीजें आपको यहां देखनी है इतनी, ठीक। और ये कंफर्मेशन वाला पक्का करना, इतना एल्केन्स में आपको करना है, बाकी नोमेनक्लेचर वगैरह तो आप यहां ही कर लोगे, ठीक है। एल्कीन्स में देखो क्या करना है आपको, एल्कीन्स में आपको बेसिक आपको स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड आनी चाहिए, जैसे ऑर्बिटल ड्रा करके हम दिखाते हैं ना कि डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर क्या है, वो आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको यहां केमिकल रिएक्शंस है ना, जो इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में
आपको यहां आना चाहिए इनकी एडिशन रिएक्शंस, इनकी सारी एडिशन रिएक्शंस आप कर लोगे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन सारी कर लोगे। और इसमें मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन जरूर करना, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स, ये रूल आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ये भी रिवाइज करके जाना। हो सकता है आपको रिएक्शन दे दी जाए और पूछ लिया जाए बताओ इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो आपको मार्कोनिकॉफ्स या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना पड़े, ठीक है, ये आपको एल्कीन्स में करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहां जो इसकी केमिकल रिएक्शंस है ना, इसमें ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ये भी करनी है, ठीक है, ओजोनोलिसिस पक्का करना है और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये भी पक्का करनी है, ये देख लेना, ठीक। और इन दोनों के एक एक दो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आप देख ही सकते हो, वो देख लेना आप, ठीक। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं ना कि यहां से ये चैप्टर आपको पूरे पूरे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स है ना यहां से, ठीक है, कोई एक पार्ट ऐसा नहीं हो सकता जिससे हम 100% बोल सकें कि यहां से ही आएगा, ठीक। लेकिन ये जो चीजें ये आपको पक्का करनी है, यहां से आ सकता है। अब देखो एल्काइंस, तो एल्काइंस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, एल्काइंस में वही चीज होती है जो एल्कीन में होती है, जैसी रिएक्शंस एल्कीन्स में होती है वैसी ही रिएक्शंस एल्काइंस में होती हैं, ठीक। बस नोमेनक्लेचर आप अलग से इसका देख सकते हो एल्काइंस का, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो एक और भी है यहां, इसमें एल्काइंस और एल्कीन तो सेम सेम होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये भी पार्ट है इसमें, ठीक है, बहुत लेंथी है चैप्टर, बहुत लेंथी है ये, ठीक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, ये आपसे पूछा जा सकता है, बताओ कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है। उस चीज के लिए आपको आना चाहिए हक्कल रूल, हक्कल्स रूल, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक। बाकी बेंजीन की स्ट्रक्चर, बेंजीन कैसा दिखता है ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, हक्कल रूल आपको दिमाग में रखना है यहां, ठीक है। और यहां एक कंसेप्ट और भी होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस यहां वो भी आप देख लेना, बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करके देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा भी है वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती कौन कौन सी है, जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे नाइट्रेशन, ये एग्जाम में पूछा है 2023 में, ये पूछा था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है। इन सारी ही रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इन सारी ही रिएक्शंस का मैकेनिज्म एक जैसा होता है, ठीक। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेना है, ठीक है, यहां से ये भी देख लेना है। और देखो ये इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा है चैप्टर के, ठीक। और अगर आपने कुछ छोड़ भी दिया फिर भी आप 5-6 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर ही लोगे यहां से, ठीक है। अगर पूरा किया तो हो सकता है आप 10 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और यहां से कुछ जब आप ये चैप्टर स्टडी करोगे तो बीच में कुछ रिएक्शंस होती हैं नेम वाली रिएक्शंस, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है, फिटिक रिएक्शन हो गई, ऐसे कुछ नेम वाली जो रिएक्शंस होती है ना उनको पक्का ध्यान में रखना है, ठीक है, नेम वाली रिएक्शंस, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपसे पूरा हो रहा है तो आप पूरा करके जाओ, सारा ही अच्छे से करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम में या कुछ है तो इनको आप इंपॉर्टेंट मान के कर सकते हो, ठीक, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च की है, प्रीवियस ईयर में भी यहां से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ सीरीज वो भी मैंने लाई है आपके लिए, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि पहले आपको ये एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से बता दिए जाएं, ठीक। अभी आप इनको देख के अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, ठीक है। फिर आगे भी हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, जैसे सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप 2 काम करो, एक तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दूसरा आप कमेंट्स में दिल बना दो, और एक काम और कर दो, अगर आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।